मोदी के 100वें मन की बात से पहले जो उनका एपिसोड प्रसारित होना है TV9 पर, एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। पहली बार टीवी पर मन की बात के एपिसोड की तैयारियों का वीडियो जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कल प्रसारित होगा मन की बात का 100वां एपिसोड और उसकी तैयारियों का ये वीडियो TV9 भारत आपको दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो इस वक्त प्रधानमंत्री किस तरह से अपने 100वें एपिसोड की तैयारियों के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो 100वां एपिसोड जिसको लेकर पीछे बीते दिनों एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें तमाम हस्तियों ने शिरकत की थी और कहा था कि किस तरह से एक ऐसा माध्यम जो जन जन तक पहुंचा, जिसका 100वां एपिसोड पहुंच रहा और किसी नेता के जरिए इस तरह 100वें एपिसोड तक पहुंचना और लोगों की बातों को शामिल करना, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो जरिया था ये अपने आप में नायाब रहा। और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था उसको लेकर जो सोच थी वो अपने अंजाम तक पहुंची और उसका 100वां एपिसोड जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। कल 100वें एपिसोड का प्रसारण होना है। आज TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उस कमरे में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर पूरी रिकॉर्डिंग इस 100वें एपिसोड की गई है। प्रधानमंत्री के सामने वो माइक और उसी माइक के जरिए वो जन जन तक पहुंचे हैं। और अब बात कर्नाटक चुनाव की, जहां सियासत के दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई रैलियों में हुंकार भरी और शाम को एक रोड शो में वो शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो कहां से होकर गुजरेगा, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में मेगा रोड शो करने वाले हैं। उत्तर बेंगलुरु में होने वाले रोड शो के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। करीब 5.5 किलोमीटर लंबे रोड शो की सड़क को बीजेपी के झंडों और होर्डिंग से पाट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो थोड़ी देर में यानी 6:15 बजे के करीब इसी मागड़ी रोड जंक्शन से शुरू होगा और सोमन हल्ली तक जाएगा। तकरीबन 5.5 किलोमीटर दूर तक ये रोड शो होगा और आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने इस पूरे रोड को, ये मैसूर रोड बोलते हैं, इस पूरे रोड को कैसे अपने झंडों से सजा रखा है, पाट रखा है। प्रधानमंत्री यहीं से इंटर होंगे। पीएम का रोड शो बेंगलुरु शहर के उत्तरी इलाकों में होगा। रोड शो की शुरुआत मागड़ी रोड नाइस रोड जंक्शन से होगी जो अंजना नगर, ईस्ट वेस्ट कॉलेज, आदेश्वर, सुनक दाकट्टे, कोडिग्गे, पाल्या होते हुए सोमान हल्ली जंक्शन पर खत्म होगा। पीएम का रोड शो करीब 4 विधानसभा को कवर करेगा। रोड शो के दौरान बीजेपी उम्मीदवार पीएम के स्वागत के लिए 1-1 किलोमीटर की दूरी पर खड़े रहेंगे। वहीं पीएम के मेगा रोड शो के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। और आमोद हमारे साथ सीधे इस वक्त कर्नाटक से ही जुड़ रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। आमोद हमें जानकारी दे रहे हैं। आमोद, क्या खबर मिल रही है, क्योंकि बड़ी तैयारी की गई है, हर तरफ बैनर लगाए गए हैं और जोरों शोरों से कार्यकर्ता भी जुट रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है, हम तस्वीरों में देख रहे हैं। तस्वीरें भी दिखाइए और लोगों से बातचीत भी कीजिए। कितना उत्साह है इस रोड शो के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रीति, अभी प्रधानमंत्री का रोड शो तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर लोगों में जोश और जुनून किस कदर है आपको मैं दिखाऊं कि पूरा ये रोड भर गया है, पट गया है। तमाम जो यहाँ के इर्द गिर्द के बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरे रोड पर आ चुके हैं और तकरीबन 1 घंटे से यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री आएंगे और उनका एक दर्शन उनको मिलेगा। पूरे सड़क को यहाँ स्वागत, देखिए यहाँ से प्रधानमंत्री की एंट्री होगी और ठीक सामने मैं आपको दिखाऊं कि उनके स्वागत में ये बोर्ड लगाया गया है और ये कन्नड़ में लिखा गया है स्वागतम, प्रधानमंत्री का स्वागत है। यहाँ पर इस तरह का यहाँ बोर्ड लगाया गया है। तमाम बीजेपी के नेता भी यहाँ मौजूद हैं, आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री जी आज रोड शो करेंगे इस चुनाव में, क्या कहेंगे, क्या कहना है, कैसी तैयारी है और क्या चुनावी तैयारी है आप लोगों की? I think you have seen everything, the preparations and other things you might have seen. I think a huge number of people, more than 1.5 lakh people, will be there across the route. And all are so enthusiastic to receive Modi ji. I think it will increase our vote share by 3 to 4% at one stretch.
मोदी जी यहाँ आएंगे और वोट उनके आने से 3 से 4% बढ़ेगा। कर्नाटक के दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, इनका कहना है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर ले चलूँगा लोगों के बीच, जहाँ पे तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जहाँ ढोल नगाड़े और काफ़ी यहाँ का जो लोकल डोमवे डांस है वो चल रहा है। मैं थोड़ा आगे ले चल के आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा सड़क जो है लोगों से पट चुका है और यहाँ जो कलाकार हैं, यहाँ के डोमवे जो कलाकार हैं वो यहाँ आकर पिछले 1 घंटे से लोगों का इंटरटेनमेंट कर रहे हैं और लोगों को हौसला बजाई कर रहे हैं। चूँकि यहाँ दिन में बारिश हुई थी, लिहाजा ह्यूमिड क्लाइमेट है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सड़क पर दोनों ही तरफ किस तरह का भीड़ यहाँ है और प्रधानमंत्री के इंतजार में यहाँ लोग किस कदर खड़े हैं। यहाँ पर देखिए कलाकार आप ये बता रहे हैं, जो लोग वहाँ से बातचीत कर रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख की भीड़ इस रोड शो के इर्द गिर्द नजर आने वाली है। और जो वहाँ के नेता है, कर्नाटक के लोकल नेता जिनसे आपने बात की, वो कह रहे हैं कि 3 से 4% जो वोट का डिफरेंस है प्रधानमंत्री के इस रोड शो से आएगा। ये बड़ा फासला होगा अगर ऐसा ये वाकई में नतीजों में भी तब्दील होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद इस जानकारी के लिए। इधर पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के बीदर से चुनाव प्रचार शुरू किया है और कांग्रेस पर जोरदार वार किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें अब तक 91 बार गालियां दी। उन्होंने कहा गालियां देने वालों को कर्नाटक की जनता मिट्टी में मिला देगी। बीदर की चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस हर उस शख्स से नफरत करती है जो मानवीय काम करता है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले। आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। पीएम ने कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार बने रहना जरूरी है। डबल इंजन सरकार का मतलब डबल बेनिफिट। कर्नाटक में 90,000 करोड़ का विदेशी निवेश आ रहा है। उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। कर्नाटक के विजयपुरा की चुनावी रैली में कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार फलता फूलता रहा है। कर्नाटक के बीदर जिले में चुनावी जनसभा के बाद प्रधानमंत्री ने विजयपुरा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर योजनाएं तो शुरू की, लेकिन कांग्रेस राज में कभी भी गरीबों का भला नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। विजयपुरा के बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक के कुड़ाची में रैली की और डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ईमानदारी से काम करती है। मोदी ने कहा कि ये विकसित कर्नाटक का चुनाव है। ये डबल इंजन से होने वाले विकास का अद्भुत मॉडल है। भाजपा ने हमेशा जन सेवा को राष्ट्र सेवा माना है, जनता को जनार्दन का रूप माना है। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता इस बार के चुनाव में अपना रिटायरमेंट का चुनाव बताकर वोट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांग रही है। और कर्नाटक के चुनावी समर में आज प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के कई दिग्गजों ने मैदान संभाला। अमित शाह और जेपी नड्डा ने रैली की और रोड शो में हिस्सा लिया। कर्नाटक के चुनावी समर में आज पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हुंकार भरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मदिकेरी और दावणगेरे में मोर्चा संभाला। शाह ने मदिकेरी के श्री चौधेश्वर मंदिर से थिमैया सर्कल तक रोड शो किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। रोड शो के बाद अमित शाह ने उडुपी का रुख किया और यहां एक जनसभा में शामिल हुए। उडुपी के बाद शाह ने बैंदूर में रोड शो किया, जो सिद्धापुरा हाई स्कूल से सिद्धापुरा सर्कल तक हुई। यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। आज अपना चुनावी प्रचार शुरू करने से पहले शाह ने दावणगेरे के हरिहरेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज धारवाड़ में रोड शो किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
इससे पहले नड्डा ने कर्नाटक के गडक में रोड शो किया। कर्नाटक के सियासी रण में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए जोरदार प्रचार कर रही हैं। प्रियंका ने आज कुंडागोल में रोड शो किया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। कर्नाटक के कुंडागोल में प्रियंका गांधी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। भारी जनसैलाब के बीच प्रियंका का काफिला कुंडागोल पहुंचा। रोड शो के दौरान प्रियंका के साथ कई स्थानीय नेता भी दिखे। रोड शो में भारी भीड़ के बीच स्थानीय कलाकार ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर रहे थे। जनजातीय पोशाक पहने ये कलाकार प्रियंका की गाड़ी के आगे आगे चल रहे थे। इस दौरान प्रियंका गांधी जगह जगह लोगों का अभिवादन और कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रही थी। रोड शो में उमड़ी भीड़ देख स्थानीय कांग्रेसियों का जोश भी देखते बन रहा था। कुंडागोल में रोड शो के बाद प्रियंका ने धारवाड़ के पास नवलगुंड में भी चुनावी सभा की। इसके बाद प्रियंका उत्तर कन्नड़ जिले के डंडेली में चुनाव प्रचार के लिए निकल गईं। 2 दिन पहले भी प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के कई जगहों पर चुनावी रैलियां की थीं। उन्होंने चिकमंगलुरु और मैसूर में जनसभा की थी। चिकमंगलुरु की चुनावी सभा में प्रियंका ने लोगों को दादी इंदिरा गांधी की याद दिलाकर इमोशनल अपील की। सोनिया गांधी को विषकन्या कहे जाने पर कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है। कांग्रेस ने विवादित बयान के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दी। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान हर दिन किसी न किसी बयान पर विवाद हो रहा है। बीजेपी विधायक ने जब से सोनिया गांधी को विषकन्या कहा, तब से कांग्रेस ने इस बयान पर माफी की मांग कर दी है। अब कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट जाने की धमकी दी है। बासनगौड़ा पाटिल जो विधायक है भाजपा के कर्नाटक में, उन्होंने विषकन्या कह के सिर्फ सोनिया गांधी जी का अपमान नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण मातृशक्ति का अपमान किया है। और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न होना ही दर्शाता है कि ये भाजपा ने सोची समझी स्क्रिप्ट लिखकर जानबूझकर ये बयान दिलवाया है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि कर्नाटक चुनाव में अपनी हार को सामने देखकर बीजेपी नेता बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। बेरोजगारी बहुत चरम पर है, महंगाई है और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता बदलाव चाह रही है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से बहुत मजबूत है। भाजपा का जो प्रचार है वो सिर्फ है और डराकर वोट देने के प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है। और कर्नाटक चुनाव में जहरीली बयानबाजी शुरू हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस को विषकुंभ बताया उन्होंने और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नीलकंठ हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले सियासी मैदान में जहरीली बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा, जिसके पलटवार में बीजेपी विधायक बसन गौड़ा यत्नाल ने सोनिया को विषकन्या कह डाला। अब कर्नाटक में चुनावी रैली करने पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को विषकुंभ कहा और पीएम मोदी को नीलकंठ बताया। मोदी मौत के सौदागर, कोई कहता है सारे मोदी चोर हैं, कोई कहता है कि मोदी जी सांप है, कोई उनको नीच बोलता है। अब ये सत्ता जाने की छटपटाहट है। मोदी जी के कारण हमारी सत्ता चली गई और वो जो छटपटाहट, वो जो दर्द और पीड़ा है, वो बौखलाहट में बदल गया है। इसलिए कांग्रेस के विषकुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। आज सीएम योगी यूपी निकाय चुनाव के लिए चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी ने देवरिया में विकास के नाम पर जनता से वोट की अपील की। यूपी निकाय चुनाव की कमान सीएम योगी ने अपने हाथों में संभाल ली है। सीएम योगी हर दिन ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। आज भी सीएम योगी महाराजगंज के बाद देवरिया में एक के बाद एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के विकास के लिए जनता से बीजेपी को वोट देने के लिए अपील की। विकास का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं इंजीनियरिंग संस्थान, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम का निर्माण। और यह भी केवल घोषणा नहीं, जमीन पर बनते हुए बाबा देवरा बाबा के नाम पर यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, चालू भी हो चुका है। देवरिया में कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। महाराजगंज देवरिया के साथ साथ आज ही योगी कुशीनगर में भी चुनावी जनसभा कर रहे हैं।
सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के विकास के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करती रहेगी। यूपी निकाय चुनाव के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुल्तानपुर में, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में चुनाव प्रचार किया। नगर पंचायत का चुनाव पहली बार हो रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज सुल्तानपुर के लंबुआ नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए कहा, मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन बहनों की भी चिंता की जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं। 3 तलाक कानून पास करके उन बहनों को बेघर होने से बचाने का काम हमारी मुस्लिम बहनों को करने का काम माननीय प्रधानमंत्री। इस बीच उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश को डबल इंजन सरकार का फायदा चाहिए तो बीजेपी प्रत्याशी को वोट देकर जिताएं। सड़कें, नालियां, खड़ंजा, शौचालय, जो भी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। केंद्र से पैसा लाएंगे, प्रदेश से पैसा भेजेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में दावा किया कि निकाय चुनाव में कमल खिलने जा रहा है। भाजपा की एक तरफा जीत हो रही है। कमल का फूल चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चारों तरफ रुहेलखंड हो, चारों तरफ खिल रहा है। गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला आज सुनाया। मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। पूर्वांचल में कई सालों तक लोगों पर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का खौफ हावी रहा। मुख्तार सत्ता के गलियारों में पैठ बनाकर माफियागिरी करता रहा और कानून से बचता रहा, लेकिन अब मुख्तार के गुनाहों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा मिली है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी के मामले में फैसला आया है, उनको 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। मुख्तार को सजा मिलने के बाद सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी से अपराधियों का सफाया हो रहा है और सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और सभी अपराधियों में गरीब पैरवी कर रहे हैं। सभी अदालतों में लग करके हमारे अभियोजन के वकील लगातार लगे हुए हैं और अपराधियों में आज कानून का भय। गैंगस्टर एक्ट केस के लिए कृष्णानंद मर्डर केस को आधार बनाया गया था। बाद में वाराणसी के नंदकिशोर रुंगटा अपहरण केस को भी मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का आधार बनाया गया। मुख्तार पर गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्मदाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों पर आधारित है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार हो गए हैं। गैंगस्टर केस में दोषी करार हुए अफजाल अंसारी। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना इस मामले में उन पर लगाया है। सजा के बाद सांसद अफजाल अंसारी को जेल भेजा गया है। मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार कर दिया गया। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण के बाद मुख्तार अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में ले लिया गया और गाजीपुर की जेल भेज दिया गया। 4 साल का फैसला हुआ है, उनको 4 साल का 1 लाख का दंड लगा है बस। अच्छा सर, एक बात बताइए, तकनीकी तौर पे क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? उनके अधिवक्ता आएंगे। तकनीकी तौर पे क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? हम इस पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। माफिया अपराधी हो गए अतीत। सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हो, लेकिन दांव 2024 का है और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जो पिछले 3 महीनों से सबसे ज्यादा चर्चा में है। बात प्रयागराज की और एक बड़ी तादाद में जनता, एक बार फिर से तालियां बजाकर अपना स्वागत करिए। और हम आ चुके हैं प्रयागराज,
जो प्रयागराज न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड की वजह से चर्चा में रहा, बल्कि माफिया ब्रदर्स का जो बेटा था, जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, असद का एनकाउंटर हो या फिर रात के अंधेरे में अतीक अहमद या उसके भाई का शूट आउट हो, उसके बाद से लगातार ये शहर चर्चा में बना हुआ है। और निकाय चुनाव है तो चर्चा इस बात की भी और इस हत्याकांड की भी होगी। ऐसे में प्रयागराज की जनता क्या सोचती है, हमारे साथ तमाम लोग होंगे, जनता होगी, अधिवक्ता होंगे और तमाम ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग वर्गों से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले जनता के पास जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल निकाय चुनाव में प्रयागराज के लिए मुद्दा क्या है, क्योंकि प्रयागराज पूरे देश के लिए आज एक मुद्दा बन चुका है। प्रयागराज के लिए मुद्दा क्या है? आप बेशक बीजेपी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आप लोग किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? क्या इस बात को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि असद का एनकाउंटर हुआ, बेशक उमेश पाल मारे गए? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ जो काला बादल छाया था प्रयागराज पे वो छट गया है और प्रयागराज की जनता पूर्णतः मुझे विश्वास है कि उनको रिटर्न गिफ्ट जरूर देगी और कमल का फूल यहाँ पे खिलाएगी, ये डेफिनेटली श्योर है। मतलब उमेश पाल हत्याकांड को ये लोग मान रहे हैं कि ये एक शासन और प्रशासन का परिचायक है, तो क्या कैश होगा ये चुनाव में, आपको लगता है? ये चुनाव एकदम निष्पक्ष होगा और जहां तक सरकार ने कार्य किया है उसको देखते हुए जनता अपना सहयोग करेगी और नगर निगम चुनाव में अपना योगदान दिखाएगी। इसमें सरकार का कोई भी ऐसा योगदान नहीं है कि जिससे सरकार की छवि खराब हो। उमेश पाल सरकार की चिकली है, लेकिन अधिवक्ता आप लोग हैं, हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि अधिवक्ता वर्ग लगभग 22,000 ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट में काम करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर क्या अधिवक्ताओं में कोई नाराजगी थी? नहीं, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी तो बहुत थी, आक्रोश था। वो एक हमारे साथ का बीच के थे, अधिवक्ता थे और उनकी हत्या एक कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा था। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया, बढ़िया कदम उठाया। अधिवक्ताओं की नाराजगी खत्म हो गई? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तो हम लोग को बहुत सारे काम करने हैं, जो प्रयागराज को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जैसे नगर निगम का आपने चुनाव की बात किया, नगर निगम में चुनाव होना, हमारे बीच में प्रत्याशी में जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम इनसे ये चाहेंगे कि हर क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बने और मल्टी जो ये क्या बोलते हैं पार्किंग की व्यवस्था, ये सबसे बड़ी हॉस्पिटल एक बड़ा मुद्दा है निकाय चुनाव में। क्या अधिवक्ताओं की नाराजगी खत्म हो गई? नहीं, अभी अधिवक्ताओं अगर कहा जाए, अगर देश की राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो आध्यात्म की और न्याय की राजधानी वो इलाहाबाद प्रयागराज है। सिर्फ यहाँ का नाम प्रयागराज हुआ है, यहाँ की कई सारी संस्थाएं उठाए ले जा रहे हैं। अधिवक्ताओं को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, जबकि वो कोर्ट और बैंड में, और उन्हें सरकारी मतलब एक तरह से कानून की हत्या हुई। उसके बाद भी अभी हम इस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि कानून की आखिर रक्षा करने वाला कौन है, अधिवक्ता है या शूट आउट है या गैंगस्टर को जिस तरह से मारा गया। क्या अधिवक्ताओं की नाराजगी खत्म हो गई और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार पूरा निकाय जीत लेगी? नहीं, ये इस मुद्दे पे अगर सरकार जीतती है तो ये थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या बीजेपी ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है। ये नहीं कि आप विरोधियों को देखें, हो सकता है आपके ही कुछ ऐसे हो, आपके काम ऐसे हैं, हो सकता है आपके ही लोग ऐसे हो जाए, कोई उनमें से हो जो ऐसा कर दिया हो। अच्छा, आपको लगता है अतीक के गुर्गों ने अतीक की हत्या कर दी, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि अतीक के गुर्गों ने अतीक की हत्या की है, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि विश्व में आज कोई भी ऐसा देश या राष्ट्र नहीं है जहाँ पे जो है अपराध ना हो। अपराध होते हैं, उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, किसी से दुश्मनी रही होगी, किसी ने हत्या कर दी, लेकिन कानून का पूरा पालन हो रहा है। मोदी जी क्या मानते हैं, क्या ये एक्शन का रिएक्शन था या फिर सवाल सरकार पर उठ रहा है, कानून पर उठ रहा है, व्यवस्था पर उठ रहा है? क्या एक्शन का रिएक्शन आप लोग इसको मानते हैं? हाथ उठाकर बताइए, क्या एक्शन का रिएक्शन नहीं था? जो बोएगा वही पाएगा। प्रयागराज वाले कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन यहां से लेकर कर्नाटक तक इस मॉडल को बेचने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है। क्या वाकई में आप लोग मानते हैं सब कुछ ठीक है उत्तर प्रदेश में? सब कुछ ठीक है सर। ये हमारे माननीय योगी जी की देन है कि जो आज इतनी सुरक्षित है। आजकल जेल से अपराधी को छोड़ दिया जा रहा है, वो भागने के लिए तैयार नहीं है। और पहले ये वो सब सोचते थे कि किसी तरह हमें तारीख पे ले आए, हम भाग जाएं।
अब तो जेल खुला है, भागने के लिए तैयार नहीं है अपराधी। लोग अपराधी भागने को तैयार नहीं है, ऐसा माहौल बन चुका है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। बात सिर्फ अतीक अहमद का नाम मुद्दा नहीं है, जो भी अपराधी जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, उसको परिणाम मिला है उसको, चाहे विकास दुबे रहे हो, चाहे सांसद अतीक अहमद रहे हो, उसको रिजल्ट वही। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, ये लोग कहाँ हैं? सब इनको दंड कम मिलेगा? बराबर से मिल रहा, सरकार बराबर दे रही है। आज जो हमारी महिलाएं और जो घर से निकल के 12 बजे चली आ रही हैं, इस सरकार से पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको भी लगता है ऐसा? मैं भी सर माहौल बदला है, व्यवस्था बदली है सर, भरोसा बढ़ा है बहुत सर। 14 साल से हम लोग सड़क दुकान पट्टी दुकानदार हम लोग हैं, जो पहले सर इस सरकार से पहले हम लोग को जो सड़क पे नहीं होती थी, आज हमसे सामान ले लिया जाए, सामान पैसा न दिया जाए, आज वो गुंडे एकदम खत्म है। आप भाई साहब हो 6.5 साल में, अरे अब क्या होगा? 6.5 साल में क्या कर रहे थे? अब और अच्छा हुआ है। यहाँ की सड़कें देख लीजिए आप। विकास बहुत हुआ है और इसका परिणाम पूरे विश्व ने देखा है। अभी कुंभ हुआ था, और कुछ करने की जरूरत है आपको लगता है? लगातार काम हो रहा है, ज्यादा प्रयास चल रहा है लगातार। आपको भी लगता है विकास हुआ जैसा होना चाहिए था, या बहुत कुछ अभी करना बाकी है जो सरकार को देखना चाहिए? बहुत विकास हुआ है, कई फ्लाईओवर बने हैं, रोडें चौड़ी हुई है, पानी की व्यवस्था सही हुई है, लाइट की व्यवस्था सही हुई है, अपराधी माफियाओं का जो वर्चस्व था वो खात्मा हुआ। आपको भी लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है? कहाँ पर क्या बढ़िया हुआ है? बताइए, कहाँ बढ़िया क्या हुआ है? ये लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ ऐसा हो गया जैसा इलाहाबाद 70 साल में नहीं हुआ, वैसा 6.5 साल में हो गया। कुछ नहीं हुआ। इलाहाबाद में ये हुआ है कि इलाहाबाद में रहते हुए संस्थाएं उठाकर इन सरकारों में बाहर ले गया गया है, और यहाँ का अधिवक्ता जो इस समय महापौर का प्रत्याशी है, उसकी देन है कि शिक्षाधिकरण के मामले में आंदोलन के और बेंच को जाने नहीं दिया। इस हाईकोर्ट की कई बेंचें जा रही थी। ये मुद्दा है, ये मुद्दा है निकाय चुनाव में। बिल्कुल, हर निकाय चुनाव में आपका मेन मुद्दा है एजुकेशन, आपका कंस्ट्रक्शन, रोड साइड का डेवलपमेंट और अदर साइड ऑफ जितनी भी ऐसे सीरीज आपकी सीलिंग्स हैं या नालियाँ, इलाहाबाद की पचपताती नालियाँ, यहाँ बाढ़ में डूबता हुआ राजापुर, ये गवाही देता है क्या विकास हुआ है। अगर विकास तो कह रहे हैं, इस बात से सहमत है, विकास नहीं हुआ है प्रयागराज में? नहीं हुआ है? हाँ, हुआ है, नहीं हुआ है? आपके सामने है, आपके सामने। सुनिए, हम कैमरे में बोल रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बस बताती हुई नालियाँ मिलेंगी, झुग्गी झोपड़ियाँ मिलेंगी, यहाँ रोड पटरियों की दुकान हटा दी जा रही है। क्या विकास मुद्दा है या अतीक अहमद मुद्दा है? विकास मुद्दा है। विकास हुआ है, नगर निगम नहीं हुआ है? आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? विकास हुआ है, विकास मुद्दा है। कितना विकास हुआ है ये बताइए? बहुत विकास हुआ है। आपके बगल में खड़े होकर कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, आप कह रहे हैं विकास हुआ है? नहीं, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, चारों तरफ विकास दिख रहा है। इलाहाबाद की संस्थाएं बाहर भेज दी हैं, युवा बेरोजगार हो रहा है। हाँ, बेरोजगार हो रहा है। शिक्षा आयोग को यहाँ से भेज दिया, अभी तक बना नहीं पाया। शिक्षा आयोग की बना। माँ सरस्वती की धरती इलाहाबाद, बेरोजगार बच्चे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। कौन सा विकास है भाई? कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप? आप बताइए, इस तरह बताइए, क्या भाई क्या विकास किया है आपके? 10 साल पहले क्या विकास था वहाँ पे, उसके बारे में बताएं। जो पहले छोटी छोटी सड़कें थी, जिस सड़कों पे चल नहीं पाते। यहाँ खड़ा हुआ अधिवक्ता है, सुनिए, यहाँ अधिवक्ता खड़ा है, यहाँ अधिवक्ता खड़ा है। ये अधिवक्ता अगर कहते कि इस सरकार ने यहाँ हाईकोर्ट पे बेंच बाहर नहीं भेजी है और यहाँ के अधिवक्ता ने लड़ाई नहीं, गुंडा राज था, कोई व्यापार नहीं था, छोटी छोटी सड़कें थी, अतिक्रमण था। अतीक अहमद मारा गया, क्या इससे प्रयागराज वासी खुश नहीं है? उसके आतंक से मुक्ति मिल। प्रयागराज का चुनाव महापौर का चुनाव है, अतीक अहमद का चुनाव। वोट बैंक के चक्कर में सपा ने, कांग्रेस ने मुस्लिमों को बढ़ाया, आतंक गुंडागर्दी बढ़ाई है। कुछ युवाओं की बात कर रहे हैं, कुछ युवाओं के। एक मिनट सर, एक मिनट, बाकी लोगों की बात आ रही है। आज का युवा रोजगार की बात करेगा, हम आपको बता रहे हैं। आज से जुलाई में लेखपाल की पेपर कराइए, आज तक उसका रिजल्ट नहीं दिए और कह रहे हैं विकास हुआ है। हम बताइए, युवा है, अतीक अहमद को देख के वोट दे कि बेरोजगारी को रोजगार को वोट दे? बताइए, जो लोग सहमत हो ताली बजाए, एक बार जोरदार ताली बजाइए अगर आप सहमत हैं तो। थोड़ा पीछे चलिए। इससे पहले कितना रोजगार था उसके बारे में भी बताएं। 10 साल में रोजगार बढ़ा है, शहर का विकास हुआ है। आ जाओ आगे। अंकल जी बोल रहे हैं कि पहले रोजगार नहीं था। एक एक करके अंकल जी बोल रहे हैं कि पहले रोजगार नहीं था। अब पहले सरकार गलत थी तभी तो बदला गया था। अगर आप गलत
करेंगे तो आपका भी बदलेंगे हम। बदलने को तैयार रहिए। जब ये है कि आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि पकौड़ा का दुकान लगाओ, पकौड़ा लगाए पढ़ पढ़ के, यही बना हुआ है, सबको लगवाओ ना, बड़े बड़े स्कूलों वालों में फीस लेते हैं। ये बीएम में करके पकौड़ा लगाएंगे, इसीलिए बढ़ाते हैं आप लोग पकौड़े की दुकान। युवा वर्ग आपसे नाराज है। किसने कहा है जनसंख्या इतनी बढ़ाइए? बताइए, जनसंख्या बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? लाइए जनसंख्या बिल। कब लाएंगे आप जनसंख्या बिल? 8 साल से केंद्र में हैं, 6.5 साल से राज्य में हैं, कब लाएंगे जनसंख्या बिल? कौन लाएगा? सत्ता में आप हैं और सवाल उनसे करेंगे। ऐसा है ना, नगर निगम में हम जा करके वहीं पे हम कार्य करने वाले ट्रिपल इंजन सरकार से हम इसी पे रोकथाम करेंगे। सुनिए, नकल माफियाओं से मुक्ति मिल गई। आप नकल माफियाओं से मुक्ति मिल गई। मुद्दा निकाय चुनाव का मुद्दा ना ही किसी पार्टी का है, ना हमारा डेवलपमेंट, प्रयागराज का डेवलपमेंट का चुनाव है। इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए कि नतीक का है या किसका है। हमें डेवलपमेंट चाहिए, सस्ती लाइब्रेरीज, हमें चाहिए अपनी एजुकेशन पॉलिसीज। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। मैं यहाँ से खुद बाहर गया पढ़ाई लिखाई करने, बाहर से पढ़ लिख के आया। यहाँ का डेवलपमेंट स्टेज आपके सामने जो रोडे वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपको भी लगता है? और भी बहुत कुछ होना चाहिए था। और कुछ होना चाहिए था। अच्छा, और सारे जितने भी सरकारी पदाधिकारी माफिया बन गए हैं, उनकी सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए तत्काल। सिक्योरिटी हटानी चाहिए। और भी बहुत कुछ करने की जरूरत थी। और भी बहुत कुछ करने की जरूरत थी। बताइए दादा, बताइए आप लोग। और भी इलाहाबाद में कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ भैया। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाहर जाके धक्के खा रहे हैं दिल्ली मुंबई में। ठीक है, यहाँ पे वादा किया गया था कि नैनी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनियां चालू की जाएंगी। रीता बहुगुणा जोशी ने वादा किया था कि मैं जीतने के बाद नैनी में जो कंपनियां हैं मैं उसको खुलवाऊंगा। आज कहाँ है रीता बहुगुणा? कहाँ है कंपनियां? बताइए भाई भाजपा वाले, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। कहाँ है कंपनियां? कहाँ है जनसंख्या बिल? कहाँ है डेवलपमेंट? कहाँ है स्मार्ट सिटी? लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, हर जगह बदलाव आ रहे हैं, मशीनरी चेंज हो रही, नई नई कंपनी खोल रही है। जरूरी नहीं है कि पुरानी कंपनी खोला जाए, नई कंपनी और भी खुल रही ना। यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने जा रही है, सरस्वती हाईटेक पूरा डेवलप हो रहा है। यहाँ अभी तक डेवलप हो रहा है। 35,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट मीट थे, हमको समझ में नहीं आया। इसके पहले ये लोग कहाँ थे जब इनके फैक्ट्रियां बंद कर रहे थे लोगों को बिजली का कनेक्शन देने में? आप लोग घोटाला होता था, यहाँ 6G चल रहा है। अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बस एक फैक्ट्री, इतने फ्लाई ओवर बने हैं, कैसी व्यवस्था है? 4 सड़क की है। राम बाम गांव में सर, इतनी रूरल गांव में सर पक्की जो खलंजा था, आज पक्की सड़कें बन गई, नल आ गया, लाइट आ गई। वहाँ पे व्यापारियों के लिए माहौल एक नंबर का। मैं खुद व्यापारी। सबसे बड़ी चीज है एडवोकेट प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी चीज है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। कानून का सिपाही कलम है, कानून का सिपाही गोली नहीं है। जहाँ गोली खत्म होती है वहीं से कलम की शुरुआत होती है, लेकिन कलम को अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है अधिवक्ताओं की सुरक्षा आप लोग देने में नाकामयाब रहे हैं? उमेश पाल हत्याकांड का इसका सबसे ताजा उदाहरण है। ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा सुरक्षा दी जाती है, हमेशा इसी पे काम कर रही है सरकार। 2017 से सुरक्षा के नाम पे ही काम कर रही है। ये घटनाएं हो ही जाती हैं, 100 में एक आध घटनाओं को कोई माने नहीं रखता। कोई माने नहीं रखता। आप लोग को लगता है उमेश पाल जैसे हत्याकांड 100 में एक हो जाती है, कोई माने नहीं रखता? अब इनको कौन बताए कि मतलब क्यों माने नहीं रखता है? हर आदमी की आपकी जिम्मेदारी है। आपको इस बात के लिए चुन के नहीं भेजा गया है कि आप जाके कह दे और पल्ला झाड़ में से एक हत्या हो जाती है। ये कोई आपका उदाहरण देना ये ठीक नहीं है। हम लोग लेकिन इस हत्याकांड के बाद सरकार का जो एक्शन है उस पर तो आपको प्रशंसा करनी होगी, मुझे ऐसा लगता है। सरकार का जो एक्शन है उसकी प्रशंसा हम कर रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं, और इसकी निष्पक्ष जांच भी चल रही है। लेकिन उसमें जो जरूरत है उस पे भी एक आयोग बना के कि ये खामियां आई कैसे? पुलिस के बाद होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। जी बिल्कुल चर्चा पे होनी लोगों की हत्याएं हो जा रही है। एक अतीक मारा गया और 3 अतीक पैदा हो गए। कितने अतीक मारे जाएंगे, कितने पैदा होंगे? पुलिस के जब से इलाहाबाद में कमिश्नरेट व्यवस्था की गई है, पूरा सब चरमरा चुका है। यहाँ सब भय से सवाल आप बताइए, निकाय चुनाव में क्या अतीक अहमद और विकास में से कौन सा बड़ा मुद्दा है? अतीक अहमद, विकास मुद्दा है। तो देखिए, ये प्रयागराज की धरती से ये तमाम लोग जो अलग अलग वर्गों से आते हैं, अलग अलग विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ये मानना है कि अतीक अहमद मुद्दा तो है, लेकिन निकाय चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। और सरकार ने 6.5 साल में वो सब कुछ कर दिया है जो उसको करना चाहिए था। हालांकि जनता उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, कुछ लोग असंतुष्ट हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार के कामों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।